वेलकम बैक। भारी है महंगाई और उस पर बढ़ गई है ईएमआई। ये क्योंकि रिजर्व बैंक ने बढ़ा दी है रेपो रेट की दरें और अब आपके लोन भी महंगे हो जाएंगे। बैंक लोन, होम लोन लेने वालों को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, क्योंकि ये फ्लोटिंग रेट पे आते हैं। पुराने क्योंकि आपके लोन हैं वहां पे भी इम्पैक्ट होगा। और जो रिटेल अन्य लोन है जो रेट तो फिक्स होता है, लेकिन अब अगर लेने जाएंगे तो चाहे वो गाड़ी घोड़ा कुछ भी लें उसके लिए महंगा पड़ेगा, आपको ज्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेंगे। तो चलिए बातचीत जारी थी। मुकेश साहब, आप कुछ ब्रेक से पहले ऐड करना चाह रहे थे, कर दे, फिर मैं एक अहम सवाल पूछूंगा कामाकोड़ी साहब से। बिल्कुल। मैं विपिन जी, पंकज जी के बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं एक टिप देना चाह रहा था आपके शो के माध्यम से, तो कि जो दर्शक हैं वो समझ पाएं कि जो उनका रेट बढ़ना घटना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर वो इस टिप को फॉलो कर लें तो जो उनका 20 साल का लोन है वो खुद उसको 12 से 13 साल में क्लोज कर पाएंगे। सिंपल सा टिप ये है कि अगर किसी की 12 किस्तें हैं, मान लो 50,000 रुपए की, 12 किस्त की जगह वो ये सोच के चले कि उनको 12 महीने में 13 महीने की किस्त भरनी है, और आफ्टर एवरी 12 महीने के बाद वो अपनी ईएमआई को सिर्फ 5 से 10% में बढ़वा सके बैंक को बोल करके। तो ये जो लोन है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है घट रहा है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो अपने टेन्योर को जरूर अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। वो 20 साल का लोन 15 साल 12 साल के बीच में कर सकते हैं अपना। ठीक है, ये भी एक अच्छी टिप है। आप उसे रिड्यूस करवा लेंगे तो आपका जो थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा जरूर जाएगा, लेकिन वो वहीं पे रहेगा, मतलब छोटे टेन्योर में खत्म हो जाएगा और एंड ऑफ द डे शायद आप कम पैसा देके लोन कंप्लीट कर रहे होंगे, जितना मैं समझा। इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जी बिल्कुल बिल्कुल 5 से 10% अगर ईएमआई कोई बढ़ाता है तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो इजीली कर पाएंगे कोई भी। ठीक है, काफी सारे लोग ये ऑप्शन भी रख सकते हैं। कामाकोड़ी साहब, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल उसमें ये जो मैं पूछना चाह रहा था कि अब देखिए रिजर्व बैंक के सामने कई सारे लक्ष्य होते हैं। महंगाई एक उनके लिए बड़ी चिंता रहती है, लेकिन अगर जैसा हमने कहा ऑयल प्राइसेस थोड़े कंट्रोल में आ रहे हैं, दुनिया में ये समझ भी आ रही कि भाई बहुत दिनों तक आप लड़ाई करेंगे तो सबके लिए बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। होपफुली वो चीजें हों, ऑयल प्राइसेस पे भी वो इम्पैक्ट करेंगी, चीजें थोड़ी सामान्य होती हुई नजर आए। तो क्या आगे अगर परिस्थितियां थोड़ा साथ देती हैं तो रिजर्व बैंक ने जो एकदम शार्प राइज कर दिया था ये उसको वहीं मैनेज रखेंगे, वहीं इंटैक्ट रखेंगे, या फिर ग्रोथ की तरफ देखते हुए वहां पर से फिर कुछ राहत देने का भी सिलसिला शुरू होगा? बिल्कुल। एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं, ये आईसी नहीं रहेगा। लेकिन वो आप एवरेज रेट देखते हैं तो लेकिन आप जैसे बोल रहे हो, जब रिपो रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ड्यूरेशन ज्यादा होगा, वो नेक्स्ट साइकिल में इंटरेस्ट रेट कम होगा, वो आप दी टेन्योर कम कर सकते हैं। वो 15-20 इयर्स में 3-4 बार ऐसा होकर फाइनली एवरेज हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 2, आप एकदम कांस्टेंट ईएमआई रखा है तो एक 5 साल 10 साल के बाद वो आपका सैलरी में वो इंक्रीमेंट आया होगा, वो परसेंटेज ऑफ दैट ईएमआई इन दी ओवरऑल सैलरी वुड हैव कम डाउन। तो अभी मुकेश साहब जैसा बोल रहा था, वो थोड़े बहुत वो इंक्रीमेंटल ईएमआई थोड़ा एवरी ईयर वो आपका इंक्रीमेंट के नजर में रखकर आप ईएमआई को ऊपर नीचे करता है तो ऑटोमेटिकली ये पिंच नहीं होगा। ये थोड़ा एक्टिव मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बट आप इतना प्रॉब्लम बोल रहे हैं, उतना प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा वो 15-20 साल में। बट 2-3 साल आप देख रहे हैं तो ओके, वो बिफोर वो इंटरेस्ट रेट साइकिल कम होने के पहले वो खत्म हो जाएगा, थोड़ा एवरेज दी रेट आपकी सही है कामाकोड़ी साहब, क्योंकि आई थिंक होम लोन की खासियत ही यही है, इतना लंबा टेन्योर होता है कि आप 2-3 बार साइकिल्स देख लेते हैं अप डाउन की, और एवरेज आपका 7-8% के आसपास ही निकलता है। वही 2-3 साल ही मुश्किल होती है, और परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि थोड़ा रिसेशन जैसी भी स्थिति, थोड़े जॉब्स को लेके इनसिक्योरिटी, थोड़ा लेआउट्स का खतरा, और ये सब मिला लीजिए और ऊपर से ईएमआई बढ़ जाए तो यही 2-3 साल टफ लगते हैं। उस लिहाज से मेरा सवाल था। तो चलिए टू कंक्लूड, पंकज जी, एक ऑप्शन और लोग पूछ रहे हैं अभी कि क्या ऐसा स्विच करने वाला ऑप्शन भी अच्छा होता है कि कहीं आपको 20-30 बेसिस पॉइंट सस्ता कोई बैंक दे रहा है, एक में रेट ज्यादा है तो स्विच कर ले, या ये कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसमें और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं और पता चला कि आपने कर तो लिया लेकिन नेट नेट आपको कुछ खास फायदा नहीं हुआ? बिल्कुल, आपको देखना होगा कि आप जो चार्जेस पे कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस आपकी होती है,
भले ही आपका जो लोन फोरक्लोज कर रहे हैं या जो बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर चार्ज ना देना पड़े, लेकिन नया बैंक जो है जहां से अब आप लोन ले रहे हैं वो आपसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है और दूसरे एक्सपेंसेस जैसे कि टेक्निकल चार्जेस वगैरह होते हैं वो भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। उनको देखते हुए देखना होगा कि डिफरेंस कितना आ रहा है। दूसरी बात ये भी समझना जरूरी है, कई बार बैंक शुरुआत में तो रेट कम कर देते हैं कस्टमर को लाने के लिए, लेकिन फ्लोटिंग रेट है, बाद में वो बढ़ता रहेगा और एक टाइम पर शायद जिस बैंक में आपका पहले लोन था उससे भी ज्यादा हो जाए इंटरेस्ट रेट। तो मेरे हिसाब से जब तक डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो और जहां पर आप ट्रांसफर कर रहे हो वो सच में ऐसा हो कि आपके पास पहले एनबीएफसी से था, यानी किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से था, अब आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में स्विच कर रहे हैं जहां पर उम्मीद है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही रहेंगे, तब तो ठीक है। अदरवाइज कई बार ये एक जाल में फंसाने वाली बात भी हो जाता है। राइट, तो जरा ध्यान रखिए कि आपका नेट नेट कितना आ रहा है। वैसे थंब रूल जो पंकज जी बताते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट से ऊपर हो वो डिफरेंस तभी आप करें, और सारे जोड़ घटाव भी कर ले, कितनी प्रोसेसिंग फीस, क्या अदर दूसरे चार्जेस वगैरह, नहीं तो पता चला कि कुछ खास मेहनत का फायदा निकला नहीं और फिर बाद में फिर बढ़ने लग गया। तो चलिए, आई होप कि ये इंटरेस्ट रेट की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। लॉन्ग टर्म में तो देखिए बात बिल्कुल सही है कि कई साइकिल्स आएंगे और एवरेजिंग जब आप करेंगे तो आपको कोई उतना भारी नहीं लगेगा। दिक्कत तभी होती है जब वो शुरुआत का वक्त होता है जिसमें क्योंकि इतना कम इंटरेस्ट रेट था, बहुत सारे लोगों ने घर ले लिया, उनको शायद ये पिंच करेगा थोड़ा, लेकिन 2-3 उपाय हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताए, वो आप जरूर अपनाएं, आपके लिए उसमें से जो भी ठीक बैठता है। और लॉन्ग टर्म में जैसे कामाकोड़ी साहब कह रहे हैं कि जब सिचुएशन ईज आउट होगी तो आप इन्हीं इंटरेस्ट रेट को नीचे जाते हुए भी देखेंगे, जहां डायरेक्टली लिंक है वहां आपके ईएमआई कम भी होते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको समय, सर मेरा समय समाप्त हो गया, 10 सेकंड में अगर आप बोल पाए। आने के समय आप फिक्स्ड रेट में जाइए, ओनली वो उस समय जाता है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो लोअर लेवल में वो मे बी 50 बेसिस पॉइंट 75 बेसिस पॉइंट ज्यादा होगा, बट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में आप ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, ये भी एक ऑप्शन है। तो आई होप कि जो आज का क्रक्स था वो दर्शक समझ गए होंगे। आगे भी हो सकता है 20-25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी में होते हुए दिख जाए, लेकिन वो अभी से आप अपने जहन में रखिए, उस हिसाब से अपने खर्चों को अभी से संभाल के रखिए, कहां रखना है, प्रायोरिटी किसको देनी है, और आप ये थोड़ी सी फॉरवर्ड प्लानिंग करके रखेंगे। आई होप कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिचुएशन कभी कृपा रही तो ईज आउट होती हुई नजर आई, आपको वापस से शायद एक हल्के इंटरेस्ट रेट वाली रिजिम भी देखने को मिले, वो आगे की बात होगी। लेकिन आज के लिए क्या करेंगे, आई होप कि हमने आपको समझा दिया। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही महानुभावों का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और अपनी राय रखने के लिए।